हेलो एवरीवन। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होने का एक प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बकरीद का त्यौहार है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सब लोग जो सरकारी जॉब पे रहे होंगे या प्राइवेट सेक्टर, सब जगह छुट्टी और अवकाश का दिन होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने कल बात किया था कि मेंस राइटिंग पर कैसे बात की जाए, कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी टॉपिक को लिख रहे हैं तो किताबों की भाषा क्या ज़रूरी है कि वो किताबों की भाषा में जो चीज़ें किताबी भाषा है उसी चीज़ों को हम अपने आंसर राइटिंग में भी डालें। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा अगर आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमेशा अपने विचारों को क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के आंसर जो आप देंगे तो वहाँ अपने विचारों को रखने का प्रयास करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं जहाँ पर आपके अपने विचार ही सबसे ज़्यादा मायने रखे जाएंगे कि आपके अपने खुद के विचार क्या हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था की टॉपिक्स पर मैं अगर चर्चा करूंगा तो संघ राज्य क्षेत्र हो गया, आपका नागरिकता हो गई, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हो गए, भारत के नीति निर्देशक तत्व हो गए, डीपीएसपी हो गया, और मूल कर्तव्य हो गया, संसद हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया। अब इन टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस कर लिया है, अब आप लोग इस टॉपिक्स के जो कंसेप्ट हैं उस चीज़ों में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे उस कॉन्सेप्ट को जो आपको समझ में नहीं आया हो, गलती से भी जब मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, दोबारा तिबारा जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार आप मुझसे पूछेंगे, मैं उतनी बार वीडियो पे आकर आपको उसका क्लियरिफिकेशन दूंगा, उसकी व्याख्या मैं करूँगा। चूँकि अब मेरे पास कोई बोर्ड मौके पे तो है नहीं मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँ, पर आने वाले समय में प्रयास यही रहेगा कि मैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को प्री कम टू मेंस के लेवल पर आपको एक एक चीज़ों से अवगत कराता चलूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मित्रों, आप जिन सब्जेक्ट टॉपिक मैंने बात की है, जितने टॉपिक का नाम अभी मैंने लिया है, उस टॉपिक को आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी से पढ़ा होगा या फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा। अगर इस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट रूप में यहाँ पर वीडियो में सुन पा रहे हैं तो उसके फैक्ट को आपको जाके लक्ष्मीकांत में पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा, उसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मेंस टाइप का लिखिएगा और लिख के मुझे बताइएगा राइट टू रिकॉल क्या है। राइट टू रिकॉल क्या है और इस अवधारणा को सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? क्या वर्तमान समय में राइट टू रिकॉल जैसी प्रक्रिया का होना जरूरी है या आवश्यक है? इस पर चर्चा करें या व्याख्या करें। एक बार मैंने वीडियो में अपने इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, राइट टू रिकॉल के बारे में छोटी सी समरी टाइप का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न राइट टू रिकॉल की अवधारणा सबसे पहले कौन लेके आया, क्या उस समय राइट टू रिकॉल की जरूरत थी, वर्तमान में आज के समय में राइट टू रिकॉल की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपको मैं बता दूं कि जहां तक मेरा मानना है कि राइट टू रिकॉल का सीधा सा मतलब मैंने एक बार आपसे पहले की वीडियो में भी इस विषय पर बात किया है। राइट टू रिकॉल, राइट मतलब अधिकार, रिकॉल मतलब बुलाना वापस। तो हमारे संविधान में, संसद ने या फिर संसदीय व्यवस्था में जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन का अधिकार देती है 5 वर्षों के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 वर्षों के लिए जब कोई सरकार सत्ता में चुनकर आ जाती है तो उसको यह निश्चिंतता हो जाती है कि इन 5 सालों तक अब उसको कोई भी पद से हटा नहीं सकता, यदि बहुमत की सरकार है तो। यदि आपसी कोई विवाद संसद में नहीं है तो जनता तो नहीं ही हटा सकती है ऐसे लोगों को। तो 5 साल तक कोई भी सरकार एक हिटलर का रूप लेकर अपने द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जनता पर थोपती रहती है। तो जननायक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण साहब ने सबसे पहली बार राइट टू रिकॉल की बात की थी कि जिस तरह से जनता 5 वर्षों के लिए इन मेंबर्स को, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और उसी प्रकार यदि ये प्रतिनिधि जनता के मुताबिक या जनता के पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं
तो इनको राइट टू रिकॉल के माध्यम से 5 साल के पहले जनता फिर से मतदान करके उनके पद से हटा सकती है। मतलब जनता मतदान के द्वारा इनको पद पर बैठा सकती है, तो मतदान के ही माध्यम से इनको पद से 5 वर्ष के पहले हटा भी सकती है। अब अगर हम इसके सकारात्मक पहलू पर बात करें तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका होना बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी था, जरूरी भी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ऐसी पावर जब जनता जनार्दन के पास होगी तो जो भी शासक या जो भी प्रतिनिधि सत्ता पर काबिज होगा या जनता लोकतंत्र में आएगा तो उसको हमेशा ये डर बना रहेगा कि अगर हमने अच्छे से कार्यशैली नहीं रखी तो जनता पुनः जिस तरीके से हमको चुनी उसी तरीके से हमको पद से हटा भी सकती है। तो इसका होना राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, मैं देखा जाए सारे कारणों पर विवेचना करिए या व्याख्या करने का प्रयास करिए तो कहीं ना कहीं सभी कारणों में कुछ ना कुछ कारण ऐसे इसमें होंगे जो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गए होंगे। मतलब राइट टू रिकॉल का होना सकारात्मक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र में होना आवश्यक है, जनता के प्रतिनिधियों पर एक प्रकार से लगाम लगाने के लिए कि वो कोई भी ऐसा व्यवहार न करे जिससे लोकतंत्र की जो हमारी लोकतंत्र का जो हमारा ये जो खाका है वो खराब हो पाए, या हमारा जो आंकड़ा है वो कहीं से खराब हो पाए, या जो उसकी अवधारणा है लोकतंत्र की वो कहीं से बिगड़ पाए। मतलब जो चुने जाएंगे वो जनता और जनता के लिए दिनों और रात मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा डर होगा कि कभी भी जनता, संपूर्ण जनता मिलकर मतदान के माध्यम से हमको पद से हटा सकती है। तो उसका सकारात्मक पक्ष हो गया। अब नकारात्मक पक्ष में बात करें तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोकतंत्र में या विकासशील देश में कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं विकसित होने के लिए जिनको कठोर शब्दों में या कठोर निर्णय लेने के माध्यम से ही संभव किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे देश में सभी राज्यों को एक दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए सड़कों का होना बहुत जरूरी है, पुल का होना बहुत जरूरी है, व्यापार का होना बहुत जरूरी है, वाणिज्य का होना बहुत जरूरी है, संचार व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, प्रकाश की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है, कहीं डिस्प्यूट ना हो ये भी बहुत जरूरी है, धार्मिक लड़ाइयाँ आपस में ना हो ये भी जरूरी है, सहस्त्र विद्रोह भारत में ना हो या भारत के राज्यों में एक दूसरे से डिस्प्यूट ना हो, सब बहुत जरूरी है। तो इनको बनाने रखने के लिए या इनको उस परिस्थिति में ना पहुंचने के लिए कभी कभी शासन जो है कठोर से कठोर नियम भी बनाती है। किसी भी विकासशील देश को विकसित देश की संज्ञान में लाने के लिए, कल्पना प्रस्तुत करने के लिए हमको ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। वो जनता को अच्छे लगे या ना अच्छे लगे, लेकिन हमको अपने देश का देखना है, क्योंकि देश में किसी एक पर्टिकुलर जनता को की अच्छाई के लिए पूरे देश के विकास को नहीं रोक सकते। मतलब कि शासन में जो भी प्रतिनिधि शासन कर रहा होगा उसको कुछ ना कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जो समस्त एक जाति या दो जाति के लिए नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष के लिए होगा, भारत के विकास के लिए होगा। और यदि ऐसे फैसले लेते वक्त जनता ने प्रतिनिधि शासक को उसके पद से हटा दिया तो हमारा देश कभी भी या देश में शासन करने वाला कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी लोकतांत्रिक देश का विकास कभी नहीं करता, कि तब जनता हिटलर हो जाएगी। जनता अपने माध्यम से शासकों को बैठाएगी और जैसे ही डेवलपमेंट के उनका कोई भी अधिकार मेरे भाई बहनों, जब कोई शासक को ऐसा रोल बनाता है जो पूरे देश के लिए होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग, किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म, जनता में अगर ये राइट जनता जब चाहेगी अपने मन से बैठाएगी शासकों को, जब चाहेगी जो प्रतिनिधि बैठेगा मंत्रिमंडल में हमारा प्रधानमंत्री होगा, सारा निर्णय नहीं ले पाएगा, का रोल प्ले कर सकती है। तो जहां तक इस प्रश्न को मैंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर विचार किया, तो इसमें ये तो रहा नकारात्मक पक्ष जो मैंने शुरू में सकारात्मक बताया था। पॉजिटिव थिंग में क्या सोचेंगे तो नकारात्मक बता दें। अब आप अपने बारे में बताइए कि इसका होना जरूरी है कि नहीं। एक सीमा तक इसको होना चाहिए, एक सीमा तक होना चाहिए कि एकदम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में 5 वर्ष की व्यवस्था अच्छी होती है, या लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल थोड़े पैमाने पर होना चाहिए, या जयप्रकाश नारायण जी ने जो अवधारणा प्रस्तुत की थी राइट टू रिकॉल का पूरा सिस्टम होना चाहिए, तो क्या वो सिस्टम होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और लिख कर इसको आराम से इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई बहन
इंग्लिश में और हिंदी मीडियम में मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं, जो बड़े देख रहे हैं, वो हिंदी में एक पेपर पे इसको लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। मैं उसको पढ़ूंगा और उसके बाद क्या क्या लोगों के विचार हैं ये मैं कल प्रस्तुत करूंगा। इसके बारे में इसके सकार ये एक मेंस राइटिंग समझ लीजिए कि आपके दिमाग को विकसित करने के लिए, आपकी सोच को विकसित करने के लिए प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखा है। और आशा करता हूं कि मैंने जिस तरह से इसको इतने सरल भाषा में, इसको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को, तो आपका अपना पक्ष क्या कहता है ये आप मुझको कमेंट के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मुझे ज़्यादातर कोशिश किया कीजिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए, मैं वहां पर सबके मैसेज देख लेता हूँ। कॉल अगर नहीं उठ पाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो मैसेज मैं जरूर देखता हूँ। अगर आप लोग कॉल ना करके ज़्यादा मैसेज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। तो आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कॉल मत किया कीजिए। आप लोग 8299033337 पर मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिए। जिसको नोट्स चाहिए वो भी मैसेज कर दे, जिसको PDF में किताबें चाहिए वो भी मुझे मैसेज कर दे, या जिसको मैं बाहर जब जाऊँगा तो किताबें किसकी कौन कौन सी किताबें नहीं मिल रही उसके बारे में मुझसे पूछ ले, मैं उसको वो प्लेस बता दूंगा कहाँ पे, उसके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे किताबें मिलेंगी ये तक मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ कॉल ना करें, आप लोग मुझे मैसेज करें, मैसेज में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे कॉल मैं एक साथ नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ काम है, मुझे अपना भी पढ़ना रहता है, तो मैं इतने सारे कॉल एक साथ नहीं उठा पाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मैं जिन प्रश्नों को आज, जिन प्रश्न पर मैंने आज चर्चा की, आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्न का उत्तर ऑथेंटिकेटेड ढंग से प्रशासक के रूप में मुझे मेरे पास प्रस्तुत करेंगे। और जिन भाइयों बहनों के कमेंट मुझ तक आए हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। कई भाइयों ने बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे हैं जिसका जवाब मैं संडे की वीडियो में दूंगा उनको। अभी पढ़ाई का समय है तो मैं इन सब बातों पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैं संडे को उनका नाम लेके मैं चर्चा करूंगा कि लोगों ने मुझे क्या कमेंट किए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आज मौसम भी थोड़ा सुहाना हो गया है। आप लोग पकौड़ी और गर्म चाय का आनंद हर जगह ले रहे होंगे, लेकिन किताब के साथ ले रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मौसम में बारिश होती है, विश्वास करिए, जब मैं आज से 1-2 साल पहले जब भी बारिश होती थी तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के, बुलेट निकाल के सीधे रोड पर चला रहा, कितनी भी पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो, मुझे डर नहीं लगता था मुझे साथ क्या होगा, मैं बारिश में भीगता था। और आज भी ये मन चंचल है, तो अभी भी बारिश होगी तो मैं बारिश का लुत्फ जरूर उठाऊंगा। और मेरी आदत थी कि बारिश में भीगते भीगते किसी चाय की टपरी पे बैठ के चाय पीना मेरी आदत थी, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल खुद का मानना है। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आज गर्मी से आप लोग थोड़ा थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे। और बारिश का आनंद, अगर बारिश हो तो कृपया बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए छत पर रहकर, घर में रहकर, बालकनी पर रहकर बारिश का आनंद लें, साथ में पकौड़ी और चाय का आनंद लें। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, सभी भाई बहन मेरे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये अंक यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।